हजारों साल पहले जब पूरी दुनिया पर बर्फ का राज था, धरती जमी हुई थी, नदियां बर्फ बन चुकी थीं और जिंदगी बस एक जंग थी। इन सफेद मैदानों में घूमते थे रेनेडियर के झुंड और उन सब पर राज्य करता था 6 टन का विशाल वूली मेमथ। इन सब के बीच के इंसानों का वजूद एक टिमटिमाता हुए दिए जैसे थे। न पक्के घर, न लोहे के हथियार, न कवच। फिर भी अपनी भूख मिटाने के लिए इतने विशाल जीव को मौत के घाट कैसे उतारा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से करीब 22,000 साल पहले, उस समय हमारी पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। आज के मुकाबले ठंड बहुत ज्यादा थी। यूरोप में जहां आज हम हरे भरे जंगल और खूबसूरत शहर देखते हैं, वहां तब सिर्फ और सिर्फ दूर तक फैली बर्फ थी। एक ऐसा समय जब धरती हरी नहीं बल्कि सफेद थी। लेकिन यह कोई बंजर या खामोश दुनिया नहीं थी, यह मेमथ स्टेपी थी। दुनिया का सबसे बड़ा और ठंडा बर्फीला मैदान। पेड़ पौधे न के बराबर थे, बस लंबी सर्दियां और शरीर को सुन्न कर देने वाली बर्फीली हवाएं। फिर भी इस जमे हुए सन्नाटे में जीवन धड़क रहा था। दूर दूर तक रेनेडियर, बाइसन और जंगली घोड़े बर्फ के नीचे दबी घास को खुरचकर अपना पेट भर रहे। इस खामोश दुनिया का सबसे बड़ा राजा था वूली मेमथ। 6 से 8 टन भारी यह विशाल जीव कुदरत का सबसे लाडला था। इस भयानक ठंड से बचने के लिए कुदरत ने उसे ऊन की 2 मोटी परतें दी थीं और खाल के नीचे चर्बी का एक मोटा सुरक्षा कवच था। लेकिन इसी बर्फ के बीच एक और जीव था जिसके साथ कुदरत ने कोई नरमी नहीं दिखाई थी। वह था इंसान। इस विशाल और ठंडी दुनिया में इंसान की जिंदगी बहुत छोटी और संघर्ष से भरी थी। इतनी भयानक ठंड में इंसान का वजूद एक टिमटिमाते हुए दिए जैसा था, जिसे तेज बर्फीली हवा कभी भी बुझा सकती थी। इसी सफेद रेगिस्तान के एक छोटे से हिस्से में बसा था टकला समूह। 30-40 लोगों का यह कबीला, जो इस बर्फीले तूफान में भी बस एक दूसरे की गर्माहट से जिंदा था। उस जमाने में घर बनाने के लिए लकड़ियां नहीं मिलती थीं, इसलिए उनके तंबू विशाल हड्डियों और जानवरों की मोटी खाल से बने थे। बाहर तापमान 0 से बहुत नीचे था और अंदर ये लोग आग के चारों ओर एक दूसरे से सटकर बैठे थे। आग के पास कबीले का मुखिया बैठा था। उसकी आंखों में सालों का तजुर्बा था और आने वाले कल की गहरी चिंता भी। उसके कंधे पर 40 लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी थी। मुखिया के बगल में उसकी पत्नी बैठी थी और तंबू के एक कोने में कबीले के बुजुर्ग बैठे थे। वे अपनी धीमी कांपती आवाज में नौजवानों को बता रहे थे कि इस बर्फीली दुनिया में रास्तों को कैसे पहचाना जाता है। वो बता रहे थे कि यहाँ एक छोटी सी गलती की सजा सिर्फ मौत है। कबीले के नौजवान हर दिन बाहर जाते। वे बर्फ को चीरकर शिकार ढूंढते, लेकिन उन्हें क्या मिलता? कभी कोई छोटा सा खरगोश तो कभी कोई बर्फीली लोमड़ी। इतनी भयानक ठंड में 40 लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा खाने की जरूरत थी। एक छोटे से खरगोश से किसी का पेट नहीं भरता था। उन्हें बस थोड़ा सा सूप मिल जाता था, जो उन्हें मरने से रोकता था। धीरे धीरे समय के साथ तंबुओं में रखा सारा पुराना मांस खत्म हो गया। हड्डियां चूस चूस कर खोखली की जा चुकी थीं। पिछले 3 दिनों से पूरे टकला समूह में किसी ने भी भरपेट खाना नहीं खाया था। यह सिर्फ एक बुरा मौसम नहीं था, यह भूखमरी की शुरुआत थी। सरदार जानता था कि अगर ऐसे ही छोटे जानवरों के भरोसे रहे तो अगले कुछ ही दिनों में यह बर्फीला तूफान उनके कबीले को हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दफना देगा।
उन्हें एक ऐसा बड़ा कदम उठाना था जिससे इस समूह को महीनों भर के भोजन उपलब्ध हो। बर्फीली रात के लंबे अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण जब इस सफेद चादर पर पड़ती है तो बर्फ पर एक सुनहरी चमक बिखर जाती है। कबीले के युवा शिकारी अपने तंबू से बाहर निकलते हैं। हवा एकदम शांत है। बर्फ पर कुछ पुराने निशान दिखते हैं, रेनडियर के पैरों के निशान। शिकारियों की थकी हुई आंखों में एक पल के लिए चमक आ जाती है, शायद आज किस्मत साथ दे। वैज्ञानिक बताता है कि इस हिमयुग में रेनडियर का सफर पूरी तरह से मौसम और हवा पर निर्भर करता था। हवा का रुख बदलते ही उनके झुंड अपनी दिशा बदल लेते थे, इसीलिए शिकारियों को बहुत संभल कर चलना था। वे झुककर बर्फ को छूते हैं। आगे कुछ ताजा निशान और गोबर दिखाई देता है। इसका मतलब था झुंड आसपास ही है। वे बिना कोई आवाज किए घुटनों के बल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हवा अचानक अपनी दिशा बदल लेती है। नेचर का एक सीधा सा नियम है, जानवर अपनी आंखों से ज्यादा अपनी नाक पर भरोसा करते हैं। अगर हवा शिकारी से जानवरों की तरफ बहने लगे तो शिकार बहुत दूर से ही मौत की गंध पहचान लेता है। दूर क्षितिज पर रेनडियर का झुंड दिखाई देता है। शिकारियों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। भूख के मारे एक युवा शिकारी से सब्र नहीं होता। वह जल्दबाजी में अपना भाला फेंक देता है। भाला हवा को चीरता हुआ जाता है, लेकिन चूक जाता है। एक पल की खामोशी और अगले ही पल रेनडियर बिजली की तरह भागने लगते हैं। उनकी रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इस खुले और बर्फीले मैदान में कोई भी इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। शिकारी वहीं बर्फ पर बैठ जाते हैं। पूरा दिन व्यर्थ हो गया। खाली हाथ लौटते समय उन्हें बर्फ में छिपा एक छोटा सा आर्कटिक खरगोश मिल जाता है। वे उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई कड़वी थी। एक खरगोश से मुश्किल से 800 या 1000 कैलोरी मिलती है। 40 लोगों के लिए यह पर्याप्त नहीं था। यह जीत नहीं थी, बस मौत को एक दिन और टालना था। शाम को तंबू में सन्नाटा था। पतला सूप उबल रहा था। मुखिया समझ चुका था अब छोटे शिकार उन्हें बचा नहीं पाएंगे। वह धीरे से उठता है और तंबू के बाहर आ जाता है। कड़कड़ाती ठंड में वह दूर क्षितिज की तरफ देखता है, जहां विशाल वूली मेमथ का झुंड खड़ा था। एक वयस्क मेमथ का मतलब था 3 टन खाने लायक मांस, जो कबीले को महीनों तक जिंदा रख सकता था। मुखिया वापस तंबू में आता है। वह सबको अपने पास बुलाता है। धीमी लेकिन एक बेहद सख्त आवाज में कहता है, अगर हम इंतजार करेंगे तो हम यहीं इसी बर्फ में भूख से मर जाएंगे। अगर हम उस मेमथ का शिकार करेंगे तो शायद हम में से कुछ लोग मारे जाएं, लेकिन कबीला बच जाएगा। पूरे तंबू में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। किसी के पास कोई और रास्ता नहीं था। एक एक करके सब खामोशी से अपना सिर हिलाते हैं। कल सिर्फ एक शिकार नहीं होगा, कल तय होगा क्या यह कबीला जिंदा रहेगा या हिमयुग उन्हें मिटा देगा। नींद किसी की पूरी नहीं हुई थी। भोर की फीकी रोशनी तंबुओं पर गिर रही थी। आज हवा पहले से भी ज्यादा ठंडी लग रही थी। टकल्ला समूह के तंबुओं के बाहर कबीले का सरदार, कुछ उम्रदर बूढ़े और कुछ नौजवान खामोशी से खड़े थे। आज कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबकी नजरें अपने हथियारों पर थीं। वे अपने भालों को चेक कर रहे थे, चमड़े की रस्सियों को कस रहे थे और लकड़ी के डंडों पर बंधे पत्थरों की नोक को परख रहे थे। खुदाई बताता है कि आज से हजारों साल पहले के उस दौर में इंसान अपने हथियार फ्लिंट नाम के बेहद कड़े पत्थर को तराश कर बनाते थे। उनके पास सिर्फ भाले ही नहीं थे, बल्कि एटलैटल नाम का एक खास उपकरण भी था, जो एक लकड़ी का लीवर होता था, जिससे भाले को और भी ज्यादा ताकत और रफ्तार से फेंका जा सके। तैयारी पूरी हो चुकी थी। सरदार ने एक इशारा किया और वे सब अपने तंबुओं से दूर उस सफेद रेगिस्तान में निकल पड़े। सरदार के प्लान के अनुसार वे अलग अलग गुटों में बंट गए। बर्फ पर रेंगते हुए वे दूर एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और वहां से नीचे की तरफ देखा। नीचे एक विशाल सफेद मैदान में मेमथ का झुंड खड़ा था।
ऊपर से देखने पर वे विशालकाय जीव चलते फिरते पहाड़ों की तरह लग रहे थे और उनके सामने इंसान चींटियों से भी छोटे थे। सरदार ने हवा की दिशा चेक करने के लिए बर्फ का एक टुकड़ा हवा में उछाला। हवा उनकी तरफ ही बह रही थी, जो कि अच्छी बात थी। उन्होंने झुंड को ध्यान से देखा। आज के हाथियों की तरह मेमत भी बहुत समझदार होते थे। झुंड के बिल्कुल बीच में मादाएं और छोटे बच्चे सुरक्षित चल रहे थे और झुंड के बाहर की तरफ बूढ़े और कमजोर मेमत थे। शिकारियों की नजर उसी बाहरी घेरे पर थी। अब वे धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। हर कदम मौत के साए में रखा जा रहा था, लेकिन तभी एक युवा शिकारी अधीर हो गया। उसका सब्र टूट गया। सरदार के रोकने से पहले ही वह नौजवान थोड़ा आगे बढ़ गया। उसके पैर के नीचे की बर्फ की एक कमजोर परत क्रैच एक हल्की सी आवाज के साथ टूट गई। वह आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन मेमत के लिए काफी थी। मेमत की देखने की ताकत भले ही कमजोर हो, लेकिन उनकी सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती थी। हवा ने उस टूटी हुई बर्फ की आवाज और इंसानों की गंध को उन तक पहुंचा दिया था। एक पल का सन्नाटा और फिर एक बूढ़े मेमत ने हवा में सूंड उठाकर एक ऐसी चिंगाड़ मारी जिससे पूरी जमीन कांप उठी। झुंड तुरंत सतर्क हो गया। विशाल मेमत एक साथ घूमे। घबराहट में उस नौजवान ने अपना पुराना भाला पूरी ताकत से मेमत की तरफ फेंक दिया, लेकिन वह भाला उस 6 टन भारी जीव की मोटी खाल और बालों से टकराकर एक तिनके की तरह नीचे गिर गया। अब मेमत गुस्से में थे। जमीन धंसने लगी। वह चलता फिरता पहाड़ इंसानों की तरफ दौड़ पड़ा। शिकारी इधर उधर भागने लगे। कुछ बर्फ में गिर पड़े। विशाल पैरों के नीचे कुचले जाने से वे बाल बाल बचे। मेमत की एक ही टक्कर से कई शिकारी दूर जा गिरे और बुरी तरह चोटिल हो गए। सफेद बर्फ पर अब लाल खून के छींटे बिखर गए थे। सरदार अपनी जान की परवाह किए बिना आगे कूदा। उसने अपने घायल साथियों को बर्फ से घसीटा और बाकी कबीले को पीछे हटने का इशारा किया। वे हार चुके थे, किसी तरह गिरते पड़ते। वह चोटिल समूह वापस अपने तंबू तक पहुंचा। कबीले में एक भयानक खामोशी छा गई। औरतों और बच्चों ने जब अपने शिकारियों को खून से लथपथ और खाली हाथ देखा तो उनकी आंखों में बची खुची उम्मीद भी टूट गई। तंबू के अंदर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। सिर्फ घायल शिकारियों के कराहने और भारी सांसों की आवाज आ रही थी। दर्द, भूख और मौत अब बिल्कुल उनके सामने खड़ी रात फिर उतर आई। आग मध्यम थी, लेकिन यह अंत नहीं था, यह सीख थी। और उसी बर्फीली रात में टकला समूह के मन में एक नई योजना आकार लेने लगी। एक ऐसी योजना जो शायद आने वाले महीनों की भूख मिटा सकती थी। उस रात मुखिया आग के पास चुपचाप बैठा रहा। अब वह समझ चुका था, इतने विशाल जीव पर सीधा हमला बहादुरी नहीं, आत्महत्या है। मेमत को ताकत से नहीं, दिमाग से हराना होगा। अगली सुबह उसने शिकार पर जाने से मना कर दिया। पुराने तरीके छोड़ने होंगे। अगर 6 टन के उस पहाड़ को गिराना है तो ऐसे नए हथियार चाहिए जो उसकी मोटी चमड़ी के पार जा सके। अगले 2 दिन तंबू के अंदर सिर्फ एक ही काम हुआ, हथियार बनाने का काम। कबीले के बूढ़े, औरतें और सरदार सबने मिलकर दिन रात काम किया। उन्होंने सबसे कठोर पत्थरों को चुना और उन्हें तराश कर पहले से कहीं ज्यादा धारदार और लंबे ब्लेड बनाए। इन नए हथियारों को मजबूत लकड़ियों से बांधा गया ताकि दूर से ही मेमत पर बहुत जोरदार वार किया जा सके। 2 दिनों सिर्फ इन्हीं हथियारों को बनाने में बीत गई। अब तीसरे दिन की रात थी। आग की रोशनी में उन नए हथियारों की नोक चमक रही थी। सभी लोग आग के चारों ओर बैठे थे। मुखिया ने जमीन पर एक नक्शा बनाया। आज वे अंतिम योजना बना रहे थे। कल हम उन पर सीधा हमला नहीं करेंगे, हम उन्हें भटकाएंगे। आज उन्होंने अपने पिछले गलतियों पर भी चर्चा की। चौथे दिन की सुबह भोर का अंधेरा छंटने से पहले ही सरदार, बूढ़े और कबीले के नौजवान अपने उन नए घातक हथियारों के साथ निकल पड़े। आज उनके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी। आज उनके पास एक अचूक योजना थी। वे उस विशाल मैदान में पहुंचे जहां मेमत का झुंड ठहरा हुआ था। सरदार ने हवा की दिशा देखी।
आज उन्होंने पिछली कोई भी गलती नहीं दोहराई। योजना के मुताबिक समूह 2 हिस्सों में बंट गया। आधे शिकारियों ने हवा की उल्टी दिशा से जाकर अचानक बहुत तेज शोर मचाना शुरू कर दिया। वे जोर जोर से चिल्लाए और लकड़ियां पीटने लगे। अचानक हुए इस शोर से झुंड घबरा गया। विशाल मेमथ अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन शिकारियों का मकसद पूरे झुंड को मारना नहीं था। वे तो बस उन्हें अलग करना चाहते थे। भाग दौड़ के बीच एक विशाल और बूढ़ा नर मेमथ झुंड से थोड़ा पीछे रह गया। यही उनका शिकार था। शिकारियों के दूसरे गुट ने चालाकी से उस अकेले मेमथ को एक खास दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया। वह दिशा जहां एक गहरी खाई थी। बर्फ की सफेद आंधी और धुंधले मौसम के कारण वह बूढ़ा मेमथ उस गहरी खाई को देख नहीं पाया। शिकारी लगातार शोर मचाते हुए उसे हाँकते रहे और आखिरकार वह चलता फिरता पहाड़ उस खाई के बिल्कुल किनारे पर आकर रुक गया। अब उसके आगे एक गहरी खाई थी और बाकी तीनों तरफ से इंसानों ने उसे घेर लिया था। जब मेमथ को एहसास हुआ कि वह फंस गया है तो वह गुस्से से चिंघाड़ते हुए नौजवानों की तरफ पलटा। उसने हमला करने के लिए अपने विशाल पैर उठाए, लेकिन इस बार इंसान पीछे नहीं हटे। नौजवानों ने एक साथ अपने नए हथियारों से वार किया। उन नए हथियारों की धार और रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्होंने मेमथ की मोटी खाल को एक ही झटके में चीर दिया। लगातार कई वार हुए और आखिरकार वह 6 टन का विशाल राजा एक भारी आवाज के साथ बर्फ पर गिर पड़ा। जमीन कांप उठी। वे जीत गए थे। इंसान के दिमाग और हथियारों के विज्ञान ने प्रकृति के सबसे ताकतवर जीव को हरा दिया था। वहां कोई जश्न नहीं था, सिर्फ शिकारियों की भारी सांसें थीं। लेकिन उनकी यह जीत एक नए और भयानक सवाल के साथ आई थी। उनके सामने मांस का एक ऐसा विशाल पहाड़ पड़ा था जो पूरे कबीले को महीनों तक जिंदा रख सकता था। पर सवाल यह था कि वे इतने भारी मांस को मीलों दूर अपने तंबू तक लेकर कैसे जाएंगे। सफेद बर्फ पर वह विशाल दानव गिर चुका था। 6 टन भारी वूली मेमथ अब खामोश था। टकला समूह के शिकारियों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। बर्फ के इस रेगिस्तान में खून की गंध हवा के साथ बहुत तेजी से और मीलों दूर तक फैलती है। उस ताजे और गर्म खून की महक ने इस बर्फीली दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों को दावत दे दी थी। खूंखार भेड़िए, गुफाओं में रहने वाले विशाल शेर और आसमान में उड़ने वाले गिद्ध सब इस गंध की तरफ खींचे चले आ रहे थे। अगर शिकारियों ने जल्दी नहीं की तो वे खुद किसी और का शिकार बन जाएंगे। इतने विशाल शरीर को खींचकर कबीले तक ले जाना इंसान के बस की बात नहीं थी। उन्हें उसे वहीं उसी जगह पर काटना था। हवा अब तेज होने लगी थी। शिकारियों ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए काम शुरू कर दिया। उनके नए और धारदार पत्थरों से उन्होंने बहुत संभल कर मेमथ की मोटी खाल उतारनी शुरू की। यह बहुत धीमा और थका देने वाला काम था। खाल के नीचे मांस के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन्होंने मांस को 20 से 40 किलो के हिस्सों में काटना शुरू किया ताकि उन्हें आसानी से उठाया जा सके। तभी मौसम बदलने लगा। एक भयानक बर्फीला तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब एक नई मुसीबत सामने थी। अगर तूफान आ गया तो सारा मांस बर्फ के नीचे दब जाएगा, और अगर उन्होंने देर कर दी तो खून की गंध सूंघते हुए खूंखार जानवर उन पर हमला कर देंगे। शाम ढलने वाली थी। सूरज की रोशनी कम हो रही थी। मुखिया ने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने लकड़ियों और मेमथ की विशाल हड्डियों को जोड़कर एक काम चलाऊ स्लेज, बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी तैयार किया। मांस के कई बड़े टुकड़े और वह मोटी गर्माहट देने वाली खाल उस स्लेज पर रखी गई। कबीले का एक हिस्सा उस स्लेज को खींचते हुए तेजी से अपने तंबुओं की तरफ लौट पड़ा। जब वे मांस लेकर कबीले में पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। कई दिनों की खामोशी और भूख के बाद आज तंबुओं में खुशी लौट आई थी। आग फिर से तेज जलने लगी थी। भूख से कमजोर हो चुके बच्चों के चेहरों पर आज एक नई चमक थी। औरतों की आंखों में आज दर्द नहीं, बल्कि अपने शिकारियों के सुरक्षित लौटने की खुशी के आंसू थे। आज रात टकला समूह में कोई भूखा नहीं सोने वाला था। उनकी जान बच गई थी, लेकिन पीछे उस खाई के पास काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मेमथ का आधा मांस अब भी वहीं था। उसे खूंखार जानवरों से बचाने के लिए मुखिया और कुछ बहादुर शिकारी रात भर वहीं रुक गए।
उन्होंने वहां बर्फ में एक छोटा सा तंबू बनाया और उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी आग जला दी। पूरी रात बर्फीले तूफान और अंधेरे के बीच वे आग के पास भाले लेकर बैठे रहे। दूर से भेड़ियों की चमकती आंखें दिख रही थीं, लेकिन आग की लपटों ने उन्हें दूर ही रखा और अगली सुबह होते ही उन्होंने बाकी बचा हुआ सारा मांस सुरक्षित अपने कबीले तक पहुंचा दिया। इंसान की हिम्मत, उसके दिमाग और उसकी एकजुटता ने नेचर की इस जानलेवा चुनौती को हरा दिया था। इस शिकार ने टकला समूह को इतनी ऊर्जा और खाना दे दिया था कि अब वे पूरी सर्दियां आराम से काट सकते थे। लेकिन यह तो सिर्फ बर्फ की दुनिया की एक कहानी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह हिमयुग खत्म होने लगा, जब मीलों तक फैली यह बर्फ पिघलने लगी और बड़े बड़े जानवर गायब होने लगे, तब इंसान ने अपना पेट कैसे भरा होगा? जब शिकार ही नहीं बचा तो इंसान ने एक नई दुनिया कैसे बसाई? यदि इस पर भी सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य आइस एज लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आप बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। और हमारी संस्था को सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।